अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके स्कोप के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके स्कोप में हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके स्कोप को डिस्कस किया, उसके मीनिंग्स को डिस्कस किया। आज हमारा सेकंड लेक्चर है बिजनेस टैक्स और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बारे में, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं तो तीन किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं: बिजनेस एनवायरनमेंट, टैक्स एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। और 4 बेसिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा कॉरपोरेशन और लिमिटेड कंपनीज। उसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फ़र्क क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो कैपिटल होता है या इक्विटी होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो तमाम डायरेक्टर्स की अपनी होती है। उसमें आवाम या पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें आवाम का पैसा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कंपनी अब को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। उस फाइनेंसिंग नीड को पूरा करने के लिए, फाइनेंस के नीड को पूरा करने के लिए कंपनी आईपीओज ऑफ़र करती है मार्केट में। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र अपने शेयर्स अनाउंस करती है, उसकी बाकायदा बैल्टिंग होती है, उसका कट ऑफ टाइम होता है, डेट अनाउंस होती है कि ओपनिंग डेट ये है, क्लोजिंग डेट ये है। उसके बाद उसकी बैल्टिंग होती है, और जिन लोगों का उस ड्रा में बैल्टिंग में नाम निकलता है तो उनको कंपनी एक सर्टिफिकेट यानी शेयर्स का सर्टिफिकेट भेज देती है, और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे अगेंस्ट जो उसका वैल्यू ऑफ मनी पैसे हैं वो जो सब्सक्रिप्शन फीस चली जाती है कंपनी के पास। इस तरह कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेती है और उसको इंश्योर करने के लिए उनको शेयर दे देती है। तो ऐसी कंपनी जिसमें पैसा पब्लिक का भी इन्वॉल्व हो, उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। और ये बाइंडिंग होती है उस कंपनी पे कि जब वो बिज़नेस कमेंस करेगी, स्टार्ट करेगी, तो पब्लिक को बताएगी कि मैंने इस डेट से आप बिज़नेस स्टार्ट किया है, जिसमें उनका पैसा इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें उन्होंने ओपनिंग डेट दी 1 जुलाई 2020। उन्होंने कट ऑफ टाइम दिया जी हम जो है शेयर्स का फॉर्म जमा करवाने की या सब्सक्रिप्शन की जो डेट है, लास्ट फाइनल डेट है 30 जुलाई। 31 जुलाई को वो बैल्टिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे 10,000 शेयर्स उनके पास अवेलेबल थे, लोगों ने 15,000 एप्लीकेशन जमा करा दी, 10,000 का बैल्टिंग में नाम आ गया। फिर वो जो उसके शेयर की ऑफ़र उसके अगेंस्ट पैसे जमा करा देंगे जिनका बैल्टिंग में नाम निकला। कंपनी को उतना कैपिटल मिल जाएगा। 10,000 शेयर थे फॉर एग्जांपल, और अगर फ़र्ज़ करें 1 रुपये 10 रुपये का शेयर है तो 100,000 के शेयर्स वो सेल आउट कर देंगे। इस तरह कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, उनके पास शेयर चले जाएंगे। फिर वो बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो उनको डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा। डिविडेंड जो है अनाउंस हो जाएगा, वो कैश की सूरत में भी हो सकता है, शेयर की सूरत में भी हो सकता है। तो बेसिकली 4 फॉर्म ऑफ बिज़नेस क्या थी? सोल प्रोप्राइटर, जिसमें यानी कि सोल ऑनर होता है, एक ही ऑनर होता है, इसको हम सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं, सोल ऑनर भी कहते हैं, कि एक शख्स अपने कारोबार का 100% मालिक होता है। पार्टनरशिप 2 या 2 से 20 लोगों के दरमियान मुश्तमिल होती है, और 20 से अगर ज़्यादा हो तो एससीपी का रूल एंड रेगुलेशन ये कहता है कि आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करें या उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे इफ़ यू नीड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिर एलएलसी होती है, इसको हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कहा जाता है। ज़्यादा अमेरिका, यूरोप कंट्रीज़ में या मिडिल ईस्ट में जीसीसी जिसे हम कहते हैं, गल्फ कंट्री कॉर्पोरेशन, ये सारा एलएलसी का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ उसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, किसकी लायबिलिटीज महदूद होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? अ बिजनेस फॉर्म ऑफ विच देयर इज वन ऑनर, दिस सिंगल ओनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल डेट्स ऑफ ओनर। ऐसी कंपनी का जिसमें मालिक ही की होता है, तमाम लायबिलिटीज उसी की होती हैं, सारा काम उसने खुद करना है, मैनेजमेंट उसी के पास है, ह्यूमन रिसोर्स वो खुद है, तमाम बिजनेस एक्टिविटी वो अकेला परफॉर्म कर रहा होता है, और वो उसका वाहिद मालिक होता है, और उसका प्रॉफिट भी टोटल 100% उसी को मिलता है, लॉस भी वो खुद ही बेयर करता है। बेसिकली ये क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस इनकम इज अकाउंटेड फॉर वन ऑनर्स, पर्सनल इनकम टैक्स फॉर्म। अब चूँकि वो वाहिद कारोबार कर रहा है, एक ज़ाती तौर की हैसियत में कर रहा है, एक इनफरादी हैसियत में कर रहा है, तो उस पर जो उस कंपनी की इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो पर्सनल इनकम टैक्स फॉर्म में होगा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये कि ये इजी सिंपल सा काम है, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसे कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, उसे कोई टैक्स वगैरह के हवाले से कोई अपनी एंटिटी के चलान्स वगैरह नहीं पे करने, और कोई एक्साइज जो मतलब जो उसके पैरामीटर्स हैं वो पूरे नहीं करने। सिंपल वो अपना एक काम कारोबार स्टार्ट कर सकता है। छोटी कास्ट से दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा लो सेटअप कॉस्ट,
क्विक स्टेप फॉर्म, क्योंकि उसमें खुद डिसीजन मेकर वो खुद है। और सिंगल टैक्स फाइलिंग होती है एज ए इंडिविजुअल फॉर्म पे, एंटिटी फॉर्म पे नहीं। एंटिटी फॉर्म में कौन आ जाते हैं? पार्टनरशिप कंपनीज आ जाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, क्योंकि सारी तमाम तर जिम्मेदारी सोल प्रोप्राइटर पे होती है, क्योंकि वो वाहिद आदमी होता है, वाहिद मलकियती कारोबार चला रहा होता है, तो हर किस्म की जिम्मेदारी उस पर होती है, जिसकी वजह से उस पर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि उसने अगर वो प्रोडक्शन का किसी भी चीज़ का काम कर रहा है तो उसे मटेरियल भी खुद परचेस करना है, प्रोडक्शन भी खुद ही करनी है, उसकी मार्केटिंग भी खुद ही करनी है, उसको सेल भी खुद ही करना है, और फिर बुक ऑफ अकाउंट्स को भी खुद मेंटेन करना है, तो उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती है। हार्ड टू रेज एडिशनल कैपिटल, अब चूँकि लो सेटअप कॉस्ट है, आसानी से कारोबार स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन छोटे कारोबार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें अगर आपको जब इजाफी कैपिटल चाहिए होता है तो सरमायाकारी का चाहिए होता है, वो मुश्किल होती है, क्योंकि लोगों का आप पर ट्रस्ट लेवल बड़े मुश्किल डेवलप होता है, या इदारे आपको लोन कम देते हैं क्योंकि आप एक बिल्कुल माइक्रो लेवल पर काम कर रहे होते हैं, आपकी बैलेंस शीट छोटी होती है या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है, तो इसलिए लोनिंग में भी थोड़ा सा इशू आता है कि आपको लिमिटेड लोन दिया जाता है 1 मिलियन से 5 मिलियन तक की लिमिट का। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ डिफिकल्टीज, सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वाहिद मुल्क जो कारोबार है उसको आप ही मालिक है, अगर आपने काम खत्म कर दिया तो आपकी फर्म डिसोल्यूट होगी, खत्म होगी, मतलब आपकी एंटिटी खत्म होगी सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप क्या? अब बिजनेस फॉर्म इज विच 2 और मोर इंडिविजुअल एक्ट एज ऑनर, तो यहाँ पे एक लिमिटेड जो रजिस्टर्ड फर्म या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक तो पार्टनरशिप होती है 2 या 2 से ज़्यादा लोग, और मैक्सिमम लोग इसमें 20 होते हैं, और 20 से अगर ज़्यादा लोग हों तो उनको चाहिए कि वो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, अगर वो आवाम से पैसा भी लेना चाह रहे हैं तो फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी। बिजनेस इनकम इज अकाउंटेड फॉर ईच पार्टनर पर्सनल इनकम टैक्स फॉर्म, अब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो हर बंदा अपना इंडिविजुअल जो है पार्टनर इनका जो है वो टैक्स फॉर्म भरेगा। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? मैंने आपको बताया था इसमें 2 किस्म की पार्टनरशिप होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या है? ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लायबल फॉर ऑल ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जिसमें तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टर ओन, एट लीस्ट 1 जनरल पार्टनर इज रिक्वायर्ड एंड ऑल लिमिटेड पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। जो लिमिटेड पार्टनरशिप है उसमें तमाम पार्टनर्स का कैपिटल तो लिमिटेड होता है, लेकिन वो तमाम लोग ऑपरेशन का हिस्सा नहीं होते। ऑपरेशन के लिए एक जनरल पार्टनर चाहिए होता है, जैसे इसमें हमने डिस्कस किया। लिमिटेड पार्टनर डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ द फर्म, द ओनली शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, दे आर स्ट्रिक्टली इन्वेस्टर। बेसिकली लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें उसके जो पार्टनर वो एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, स्किल्स नहीं होती, वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें अगर फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर्स हैं तो मिस्टर ए बी सी डी हैं, ए और बी ने फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है और वो ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है, सी डी ई जो है वो ऑपरेशंस का हिस्सा है, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करें। तो हम इसमें जो पार्टनरशिप एग्जीक्यूट होती है तो वो जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड है तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल से। एडवांटेज क्या है? कैन बी सिंपल, भाई जिस तरह बड़ा आसानी से एग्जीक्यूट हो जाती है, लो सेटअप कॉस्ट है, हायर देन सोल प्रोप्राइटर कॉस्ट, सोल प्रोप्राइटर से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन लो है। रिलेटिवली क्विक सेटअप, क्योंकि अगर आप 4-5 लोग हैं तो आप आसानी से, अगर आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप एक काम करने पर मुत्तफिक हैं तो आपकी पार्टनरशिप ईजिली एग्जीक्यूट हो जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर लिमिटेड पार्टनर, चूँकि पार्टनर लिमिटेड है तो उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, लेकिन एक पार्टनर ऐसा होगा जो जर्नल होगा, जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा बिजनेस को। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो इसके इन्वेस्टर होते हैं एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, उनका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एवर्स होती है, वो बिजनेस की ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं होते, पार्ट में होते। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द जनरल पार्टनर, अब चूँकि बाकी तो स्लीपिंग पार्टनर थे, लिमिटेड पार्टनर थे, वो तो काम ऑपरेशन कर नहीं रहे, तो जो जनरल पार्टनर होता है उस पर बर्डन बढ़ जाता है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है। दूसरा, डिफ़िकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल बट ईजियर देन सोल प्रोप्राइटर, इसमें भी अगर हमें मज़ीद सरमायाकारी चाहिए तो हमें मुश्किलात तो पैदा होती हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की निस्बत थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स की तादाद ज़्यादा होती है तो उनकी ज़ाहिर बात है थोड़ी सी नेटवर्थ भी ज़्यादा होती है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कुछ बेहतर होते हैं, तो उनको ईजिली लोनिंग बैंक भी दे देता है, और उनके लिए उन पर अगर वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो लोग उन पर किसी हद तक ट्रस्ट भी करते हैं। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ
ऑनरशिप की डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर कोई फर्म ख़त्म होने जा रही है और उसके ऑनर्स चेंज करना चाह रहे हैं तो वो फर्म डिसोलेट करके दोबारा रिफॉर्म होगी, नई फर्म बनेगी। चूँकि लिमिटेड, अनलिमिटेड में ऐसा नहीं। अनलिमिटेड में फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपका कोई नया पार्टनर इंटर भी हो सकता है और कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिट भी कर सकता है। उसके बाद आ जाए कॉरपोरेशन की तरफ। अ बिजनेस फॉर्म ऑफ लीगली सेपरेट फॉर्म इट्स ऑनर। जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन है, इसमें हमारी कैटेगरी आती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं, या LLC भी बोलते हैं, लिमिटेड कंपनीज, ये कॉरपोरेशन वगैरह में आ जाती है। एन आर्टिफिशियल एंटिटी दैट कैन ओन एसेट एंड इनकर लायबिलिटीज। एक ऐसा इदारा जिसकी अपने असासाजात होते हैं, ऐसी कंपनी, ऐसी कॉरपोरेशन। जैसे अगर हम बात करें, फातिमा शुगर मिल है, शेल है, PSO है, अब ये बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हैं। अब इसमें शेल हो गया, PSO हो गया, OGDCL हो गया, ये जितने भी इदारे हैं ये बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इनके शेयर्स पब्लिक के पास भी हैं। इसी तरीके से कुछ कंपनी जिनमें पब्लिक का शेयर नहीं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। फॉर एग्जांपल कामरान प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि टेक्सटाइल में डील करती है, उसके 5 पार्टनर डायरेक्टर्स हैं, तो वो उनमें उन 5 डायरेक्टर्स का 20% शेयर है, तो इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, क्योंकि उसमें जो शेयर है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ उन डायरेक्टर्स की है, यानी कि उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 5 पार्टनर्स हैं और हर पार्टनर का 20% शेयर है, तो तमाम डायरेक्टर जो इक्वली जो है वो शेयर होल्डर है। बिजनेस इनकम इज अकाउंटेड फॉर ऑन द इनकम टैक्स फॉर्म ऑन द कॉरपोरेशन। जब इस ऐसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर के बाद जब टैक्स पे किया जाता है, तो हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनर्स में इनकम टैक्स का फॉर्म दोनों में इंडिविजुअल्स था। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी इंडिविजुअल भर रहे थे और पार्टनर्स में हर पार्टनर इंडिविजुअल फॉर्म भर रहा था, लेकिन कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं है। इसमें जो इनकम टैक्स फॉर्म है वो कॉरपोरेशन का भरा जाता है, उस इदारे के नाम से भरा जाता है और उस इदारे के नाम से ही एसेट होते हैं। देयर इनकम इज डबल टैक्सेस डिविडेंड एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड देन ए पर्सनल इनकम। यहाँ पे फिर ये थोड़ा सा एक एम्बिग्यूटी आ जाती है कि यहाँ डबल टैक्स अप्लाई हो जाता है, क्योंकि एक कॉर्पोरेशन पे टैक्स लगता है और जो इंडिविजुअली डायरेक्टर्स की इनकम है, जो डिविडेंड है, उसमें भी टैक्स लग रहा होगा। एडवांटेजेस क्या हैं इसमें? भाई लिमिटेड लायबिलिटी है, इजी ट्रांसफर ऑनरशिप है, कंपनियाँ खरीद ली जाती हैं। जैसा मुल्तान में हमारे यहाँ पाक और फर्टिलाइज़र थी, इजीली ट्रांसफरेबल हो गई, गवर्नमेंट ने उसकी बिड की और मियाँ फैसल मुख्तार साहब ने उनको परचेज़ कर लिया। अनलिमिटेड लाइफ है, इसकी लाइफ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉरपोरेशन में 10 डायरेक्टर्स हैं, अगर 2 की डेथ हो गई, 8 रह गए, अब वो नए जो है डायरेक्टर्स इंजेक्ट भी कर सकते हैं, नए पार्टनर्स में एंटर्स भी हो सकते हैं, पुराने एग्जिट भी कर सकते हैं, तो ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है अनटिल अनलेस कि वो नागहानी आफत कोई ऐसी आ जाए या माशी हालात इतने बुरे हो जाएं या माशी बहरान आ जाए और वो कॉरपोरेशन बंद होने की तरफ चली जाए, बैंकरप्सी की तरफ चली जाए, दिवाले की तरफ चली जाए। अनटिल अनलेस इजी टू रेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। ऐसी जो इदारे होते हैं, ऐसी जो कॉरपोरेशन होती हैं, उनके लिए सरमाया इकट्ठा करना मसला नहीं होता, क्योंकि वो लीगल एंटिटी होती हैं। SCCP उनको अलाउ करता है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी देता है, पब्लिक लिमिटेड, और उनका जो है रजिस्टर्ड होती हैं SCCP में और गारंटीड होती है, उनका कैपिटल गारंटीड होता है। डिसएडवांटेज भी इनके कुछ, डबल टैक्सेशन, जिस हमने जिक्र किया कि हर डायरेक्टर इंडिविजुअल भी टैक्स पे कर रहा होता है और एंटिटी भी टैक्स पे कर रही होती है। मोर डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश, मोर एक्सपेंसिव टू सेटअप, एंड क्योंकि ये लार्ज स्केल पे होती हैं तो लिहाजा इस पर जो है एक्सपेंस भी ज़्यादा आते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सपेंस भी ज़्यादा है, इसकी कैपिटल इकट्ठा करने में थोड़ी सी जो है वो जहाँ आसानी है, एक्सपेंस करने में थोड़ी सी मुश्किलात भी है। बिजनेस में अब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की बात करते हैं। अब बिजनेस अ फॉर्म दैट प्रोवाइड्स इट्स ऑनर कॉल्ड मेंबर्स with corporate style limited personal liability and the federal tax treatment for partnership. Business income is accounted for each member's individual income tax. जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, इसमें भी जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं या उसके जो पार्टनर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स फॉर्म होती है उनकी। सब मेंबर आर नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कुछ जो होते हैं वो लाइबल होते हैं, कुछ अनलाइबल होते हैं। तो उसका ये है कि जो जिसकी जो सेल्फ पार्टनर्स होते हैं।
Generally, an LLC will possess only the first two of the following four standard कॉरपोरेशन कैटेगरीज। अब उस हमने LLC में मुख्तलिफ कैटेगराइज कर ली। एक है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, एक है अनलिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ प्राइवेट लिमिटेड हो गई। अनलिमिटेड लाइफ में अगर बात करें तो कॉर्पोरेशन की होगी। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट आ गई, जिसमें आपके कुछ इख्तियारात अकॉर्डिंग टू द आपके कैपिटल और आपकी स्किल्स और आपकी उसके रेशो के मुताबिक होते हैं पार्टनर्स में। इसी तरह इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसमें जारी बात LLC की बात हो तो इसमें लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। इनेबल है डबल टैक्स, यहाँ पे आप डबल टैक्स से बच जाते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि डायरेक्टर इंडिविजुअली भी अपना टैक्स पे कर रहा होता है और कॉर्पोरेशन की भी पे कर रहा होता है, डबल टैक्स का इशू आता है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ मेंबर, इसमें आप नंबर ऑफ ऑनर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन LLC में आपकी नंबर्स ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। इजी टू रेस एडिशनल कैपिटल, इसमें बड़ी आसानी से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। डिसएडवांटेज लिमिटेड लाइफ जनरली ट्रांसफ़र ऑनरशिप डिफिकल्ट इन जनरली, नॉर्मली ये कि इस तरह की जो इदारे होते हैं उनका ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि शेयर होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती है। कि एक शख्स अगर किसी कंपनी को लेना चाहे तो उसका जो प्रोसीजर है वो बड़ा लेंथी है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की। अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने उसकी एंटिटीज़ की टाइप्स की बात की थी कि किस किस्म के एनवायरनमेंट में कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं, उसमें हमने डिस्कस किया। सोल प्रोप्राइटर की बात की, हमने पार्टनर्स की बात की, हमने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात की, हमने प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की बात की, हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात की। और इसका जो इन सारी एंटिटीज़ में फ़र्क है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो आपको ओवरव्यू के लिए दोबारा बताता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसी चीज़ जिसमें एक शख्स होता है। अब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 हो तो ये पार्टनरशिप होती है, और 2 से ज़्यादा हो तो LLC में आते हैं। LLC में फिर डिफरेंट है। प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनी, ऐसी एंटिटी जो कारोबार करने जा रही है लेकिन उनका अपना पैसा इन्वॉल्व है, उसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। अगर हमें बिज़नेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो फिर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ जाते हैं। तो हम आवाम का पैसा भी शामिल करते हैं ताकि हमें कैपिटल बड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, हमारा एक्सपेंड कर जाए, और हम फिर वो जो शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल को हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पाकिस्तान में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम के हवाले से मैंने आपको डिस्कस किया कि शेल है, PSO है, ये सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ है। एंग्रो हो गया, प्लूरेट कंपनीज़ है, तो इनके शेयर्स चलते हैं। DG सीमेंट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ है। लकी सीमेंट है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि लोग इनके मार्केट में शेयर्स परचेज करते हैं। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, बिजनेसेस इंटरेक्ट कंटिन्यूली विद द फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट की भी आगे चल के बात करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट आर कंपोज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर फॉर द ब्रिंगिंग बायर एंड सेलर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर। फाइनेंशियल मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं। किस लिए? फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज टू एफिशिएंटली एलोकेट द सेविंग टू द अल्टीमेट यूजर। मकसद क्या होता है कि जो लोगों की सेविंग्स हैं उनको प्रॉपर एलोकेट करना, उसको प्रॉपर इन्वेस्ट करना, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और जब से हम FM की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजर का पर्पज़ यही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 2 चीज़ें, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट जिससे मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ क्या होती है? ये नॉर्मली लेस देन 1 ईयर होती है। आप 3 माह के लिए टर्म डिपॉजिट जमा करवा देते हैं, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। किसी इदारे के पास पैसा फालतू है, फॉर एग्जांपल बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी है, अब इनको स्टूडेंट की फीसों की मद में फॉर एग्जांपल 100 मिलियन इकट्ठा हुआ। अब बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी का जो ट्रेजर है वो ये प्लानिंग करेगा अपने VC के साथ मिलकर कि उनका हमारा HBL या नेशनल बैंक में जो अकाउंट है कि सर ये हमारे पास जो फ़ंड आए हैं, जो बच्चों की हमने फ़ी कलेक्ट की है, ये फ़ंड हमारे पास 3 महीने के लिए स्पेयर है। तो वो कहेगा ठीक है, अगर 3 महीने के लिए स्पेयर हैं तो आप इसको इन्वेस्टमेंट कर दें, किसी बैंक से अच्छा ऑफर रेट लें, ताकि हमारा जो है इनकम बढ़ जाए, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ जाए। तो वो क्या करेगा? अगर 3 महीने का स्पेयर हो, 3 महीने का TDR, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट बना लेगा। जो TDR होता है 3 माह का या 6 माह का या 1 साल का, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। तो इसकी डेफिनेशन यही है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी क्या होती है? लेस देन 1 ईयर होती है। तो प्रॉफिट मंथली भी हो सकता है, मैच्योरिटी भी हो सकता है। अगर एक शख्स कहता है मुझे 3 मंथ का मैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी लेनी है और प्रॉफिट मुझे मैच्योरिटी पे चाहिए, तो 3 माह बाद उसको 3 माह का प्रॉफिट इकट्ठा मिल जाएगा। एक शख्स कहता नहीं कि मुझे 3 माह के लिए मेरा पैसा तो
आपको देना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, आप मुझे क्या रेट देंगे? फॉर एग्जांपल बैंक में ऑफर करता है जी हम आपको 10 मिलियन पे 9% आपको ऑफर करते हैं मंथली रेट पे, ठीक है, तो वो मंथली प्रॉफिट ले लेगा। मैच्योरिटी पे रेट कंपैरेटिवली मंथली से ज़्यादा होता है। मंथली पे अगर 9% है तो मैच्योरिटी पे उसने 3 मंथ आफ्टर रिसीव करना है तो वो 10% हो सकता है, 10.25% हो सकता है। कैपिटल मार्केट क्या होती है? ग्रेटर देन ऐसी मार्केट जिसका साइज 1 साल से ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट का, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट कहते हैं। जिसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है बॉन्ड डेट्स, लोग बॉन्ड्स में डील करते हैं। ये आगे हमारा चैप्टर भी आएगा, हम बॉन्ड्स में वैल्यू ऑफ मनी की बात हम डिस्कस करेंगे, डिवेंचर्स में, शेयर्स में, बॉन्ड में, पूरा एक टॉपिक है, उस पर हम इसको मज़ीद आपको डिस्कस करेंगे, एलैबोरेट करेंगे कि ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस किस्म की होती है। प्राइमरी मार्केट क्या है? फंड रेज बाय द इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज, फंड फ्लो फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। बेसिकली क्या है प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जब हम आम आवाम से पैसा लेते हैं उनकी सेविंग्स को, और वो फ्लो किस तरफ करते हैं? इन्वेस्टर की तरफ। जिस तरह बैंक क्या करते हैं, बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, बैंक जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं, सेविंग अकाउंट में पार्क करते हैं, या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिस पे कोई भी बैंक प्रॉफिट नहीं देता, चाहे वो इस्लामिक बैंक हो चाहे वो कन्वेंशनल बैंक हो, करंट अकाउंट पे कोई प्रॉफिट नहीं देता। क्योंकि करंट अकाउंट पे जो है बेसिकली उसकी जो टर्म एंड कंडीशन तय होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, वो ये होती हैं कि कस्टमर बैंक को लोन दे रहा होता है, पैसा दे रहा होता है एज ए लेंडर और बारो की कंडीशन में, लेकिन उस पर मार्कअप नहीं होता। जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है वहाँ पे जो कन्वेंशनल बैंक है वो मार्केट पे कर रहे होते हैं, जो इस्लामी बैंक है वो उस पर प्रॉफिट दे रहे होते हैं, वो मुदारबा बेस्ड होता है, इसलिए वो इस्लामिक होते हैं। तो मुदारबा बेसिकली क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलके एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें एक शख्स की पार्टनरशिप होती है और दूसरे से इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरा शख्स की स्किल्स होती है। ऐसा मुआहदा जिसमें एक शख्स का सरमाया है और दूसरे की स्किल्स हैं, और वो आपस में तय करते हैं कि ठीक है मैं आपको पैसा देता हूँ, आपकी स्किल्स हैं, आप इस स्किल्स के थ्रू मेरे पैसे को यूटिलाइज़ करें, और जो प्रॉफिट होगा मैं 60% लूँगा, 40% लेंगे, या एग्रीगेट 55-45 भी हो सकती है, या 50-50 भी हो सकती है। तो ऐसे मुआहदे को मुदारबा कहते हैं। तो इस्लामी बैंकिंग में जितने भी जो सेविंग अकाउंट है वो मुदारबा बेस पे खुलते हैं, कन्वेंशनल अकाउंट में वो सेविंग अकाउंट जो है वो मार्कअप बेस पे खुलते हैं। तो बेसिकली अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि जनरल पब्लिक से उसकी जो सेविंग है वो ले लेना और उसको उस फ्लो को, उस फंड के फ्लो को इन्वेस्टर तक पहुँचाना। सेकेंडरी मार्केट क्या है? फंड जनरेटेड बाय द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी बट नॉट प्रोवाइडेड एडिशनल फंड टू द फाइनेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो एक्जिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है कि आप फंड जनरेट करते हैं, सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, सेल करते हैं, इसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होगी कि आप इंडिविजुअल यूजर से पैसा लेके इन्वेस्टर तक पहुँचाते हैं, प्राइमरी मार्केट हो गई। सेकेंडरी मार्केट में क्या आप सिक्योरिटी खरीदते हैं। डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन क्या है? अभी मैंने जिक्र किया था बैंक्स का, बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या बेसिकली डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन है। तो ये 2 मेजर पिलर हैं आपकी इकोनॉमी में जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके, इनकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जिसका हमने लास्ट में जिक्र किया था, तो ये 2 मेन, या सिक्योरिटीज़ कंपनीज होती हैं तो जो लोगों से पैसा लेती हैं और उनको प्रॉफिट देती हैं उनके पैसे। डिपॉजिट दैट कंसेप्ट ऑफ मनी ऑफ फ्रॉम द सेवर एंड द यूज दोज फंड टू मेक लोन्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑन देयर ओन नेम। इट इंक्लूड बैंक, सेविंग इंस्टीट्यूशन में जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा इदारा नेशनल सेविंग, जिसका मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं, महबूब सर्टिफिकेट है जो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है उस पर। तो एक तो बैंक्स हो गए जिसमें आपका अल्फला बैंक है, यूबल बैंक है, एमसीबी, 38 बैंक है मार्केट में, मुख्तलिफ मार्केट फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं। इसी तरह सेविंग इंस्टीट्यूट है जिसमें बड़ा मशहूर नाम नेशनल सेविंग सेंटर का है। और फिर उसके बाद है इंश्योरेंस कंपनीज में EFU है, आदम जी है, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप है, न्यू जुबली है, स्टेट लाइफ है। तो ये मुख्तलिफ जो है ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो इनका अगर आप इनका फंक्शंस देखें डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो सेविंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंश्योरेंस है, वो लोगों से पैसा लेते हैं और उस पैसे को अपने पास रख के पूल मैनेजमेंट के उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके अर्न करते हैं, अर्न करने से अपने जो प्रॉफिट है वो अपने पास अपने उसको इक्विटी कैसा बना लेते हैं और जो उनकी एग्रीड रेशो होती है उस रेशो के मुताबिक वो पास ऑन कर देते हैं। शेयर्स की सूरत में डिविडेंड चला जाता है, अगर बैंक अकाउंट तो सेविंग पे प्रॉफिट चला जाता है, अगर कंपनी है तो प्रीमियम की सूरत में आपको प्रीमियम देती है, आपकी लाइफ भी सिक्योर होती है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल वो आपको रिकवरी भी देती है। इंश्योरेंस कंपनीज में 2 किस्म की इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, नॉर्मली 3 भी होती हैं। उसमें एक होती है इंश्योरेंस कंपनी जो कि लाइफ फायर इंश्योरेंस को सिर्फ डील करती है, जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ स्टॉक पड़ा होता है तो वो स्टॉक इंश्योर्ड होता है, तो उसमें फायर इंश्योरेंस होता है, खुदा खासा आग लग जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो बीमा करती हैं, बीमा पॉलिसीज करती हैं, इसमें स्टेट लाइफ जो भी EFU वगैरह है। एक होती है मैरीन इंश्योरेंस जो कि बहरी, मतलब जो हमारी शिपमेंट्स वगैरह आती हैं थ्रू सी, तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है, उसमें बहरी इंश्योरेंस हो जाती है। या एक मार्केट में लफ्ज़ होता है ट्रांजिट इंश्योरेंस, किसी भी वाया
ट्रांसपोर्टेशन में जो भी आपके माल आ रहा है या जा रहा है थ्रू सी, थ्रू एयर, थ्रू लैंड, तो उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस भी होती है उसमें। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या होते हैं? जो लोग फॉर एग्जांपल जैसे एंग्रो ने अपना फर्टिलाइजर प्लांट लगाया, तो इसमें उसने जॉइंट वेंचर किया या कंसोर्शियम भी बोलते हैं इसको ना, उसने मिज़ान बैंक से पैसा लिया और एमसीबी से लिया। तो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, मिज़ान बैंक और एमसीबी बैंक ने पैसा लगाया एंग्रो के फर्टिलाइजर प्लांट में, और अब जो फर्टिलाइजर प्लांट फंक्शनल होगा, जब वो पैसा अर्न करेगा तो अपने शेयर के मुताबिक उन दोनों बैंकों को पैसा मिल जाएगा। मॉर्गेजर बैंक क्या होते हैं? बेसिकली वो बैंक जो आपके एसेट्स को जो है मॉर्गेज भी कर लेते हैं और आपको पैसा भी देते हैं। मॉर्गेज बैंक है बायज मॉर्गेज प्रीमियरली फॉर रीसेल, क्योंकि भाई किस्म की सिक्योरिटी होती है, अगर खुदा खासा आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी या प्लांट है या मशीनरी है वो उसको भी सेल आउट करते हैं, उस प्लांट को या मशीनरी को या उस बिजनेस की प्रॉपर्टी को वो अपने पास मॉर्गेज कर लेते हैं। दिस मॉर्गेज अदर come directly from the individual or business or builder or real estate agent. They don't typically hold it long for their portfolio. They usually service mortgage to investor and this involve receiving payment for this service they charge fee. वो अपनी मॉर्गेज फीस चार्ज कर लेते हैं और बेसिकली एक बैंक सिक्योरिटी हो जाती है उनको अपना रिस्क रिकवर करने के लिए। बेसिकली ये क्या रिस्क मिटिगेशन है, जो बैंक्स हैं वो अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जब किसी को लोनिंग करते हैं बल्क में मिलियंस रुपीज़ में 200 मिलियन 300 400 मिलियन, तो वो कंपनी को या डायरेक्टर्स को लोन दे रहे होते हैं तो उनके एसेट्स को चेक करते हैं, उस एसेट पे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक है, नेशनल बैंक है या मिज़ान बैंक है या अल्फला है, फातिमा शुगर को अगर वो चीनी खरीदने के लिए या शुगर कैन खरीदने के लिए पैसे देते हैं, तो वो जो माल बन रहा है, चीनी बन रही है, वो उसको प्लज कर लेंगे। अच्छा, प्लज और मॉर्गेज में क्या है? मॉर्गेज जो होता है इसका डिफरेंस सिंपल सा, ये आगे चल के भी आपको काम आएगा। मॉर्गेज में ये होता है कि इख्तियारात बैंक के पास होते हैं, चीज़ बैंक की पोजीशन में होती है। प्लज में चीज़ बैंक की पोजीशन में होती है, वो फैक्ट्री की प्रेमिसेस में होती है, लेकिन ऑनरशिप बैंक के पास होती है। ये मॉर्गेज प्लज में थोड़ा सा बात है। ये फ्लो ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी। अब बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर का रोल भी हमने सारा डिस्कस किया और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का हमने डिस्कस किया, तो ये उसका लुबे लुबाब है, ये उसका समअप है, ये फ्लो जो है आपको पूरा उस चीज़ का उसको समझने में आसानी होगी कि फंड्स का फ्लो। इन्वेस्टमेंट सेक्टर आ गया, फाइनेंशियल ब्रोकर्स आ गए, सेकेंडरी मार्केट आ गई, सेविंग सेक्टर आ गया और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की हमने बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये आपके वो बैंक्स हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और आपके जो सेविंग इंस्टीट्यूशन है, ये वो आप पैसा क्या है जी? यहाँ से देखिए इन्वेस्टमेंट सेक्टर या आपके इंडिविजुअल, ये सेविंग सेक्टर से आया पैसा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में चला गया। अब बेसिकली बैंक क्या कर रहा होता है? वो लोग जिनके पास पैसा सरप्लस होता है उनसे सेविंग लेता है और आगे इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है ना। जिन लोगों के पास पैसा फालतू तो बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, वो जो पैसा बैंक उसको यूटिलाइज करता है, उनको प्रॉफिट देता है। इसी के सेकेंडरी मार्केट में हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल ब्रोकर क्या हो गया? हमने अभी बैंक की बात जब की थी, फाइनेंशियल ब्रोकर होते हैं जो बैंक के शेयर्स में, बॉन्ड्स में और इसमें डिस्कस कर रहा होता है। ये बड़ा अहम है, इसको प्रोसेस फ्लो है इसका फंड्स की इकोनॉमी। अब मेन चीज़ क्या है? हम जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें अपने जहन में रखें आप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अल्टीमेट पर्पस क्या है? आपका डिसीजन मेकिंग है, राइट टाइम राइट डिसीजन। दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तीसरा जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। अब इन चीज़ों के लिए आपको पहले प्राइमरी तौर पे क्या करना है? आपने पहले एलोकेशन ऑफ फंड करना है कि मैंने मिसाल के तौर पर एक कंपनी के अगर 100 मिलियन के एसेट्स हैं या उसके पास इन्वेस्टमेंट है 100 मिलियन की, तो उस 100 मिलियन में से उसने कितना पोर्शन इन्वेस्ट फर्दर करना है, कितना अपनी कैपिटल में रखना है, कितना उसने उससे एसेट खरीदने, मार्केटिंग में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, HR पे क्या इतना पैसे लगाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितनी कॉस्ट करेगा। तो फंड एलोकेट करना और ऐसी जगह एलोकेट करना जहाँ से अर्निंग ज़्यादा हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग करनी है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग करनी है, ठीक है। प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है, रिटर्न्स क्या आने हैं उसके, तो बेसिकली रिटर्न्स पर फोकस करना है। FM है रिटर्न्स का नाम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नाम। फंड्स विल फ्लो टू इकोनॉमिक यूनिट्स दैट आर विलिंग टू प्रोवाइड ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न। यही बात अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। होल्डिंग रिस्क कॉन्टेंट्स। अब रिस्क जहाँ पे हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो वहाँ हमें रिस्क को जहन में रखना होगा, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट के टाइम उसका रिस्क लेवल मैंने आपको बताया था वो बड़ा हाई होता है, यानी कि 100% वो रिस्क पे होता है, स्टेक पे होता है, लॉस ना हो जाए। और जो उसका डिसीजंस बेहतर होते हैं, उस चीज़ के ऑपरेशन बेहतर होते हैं, फंड्स की एग्जीक्यूशन बेहतर होती है, प्रोडक्शन बेहतर होती है, HR अपना काम सही टाइम पे परफॉर्म करता है, मार्केटिंग सेल्स अच्छे, तो वो रिस्क लेवल ऐसा ऐसा डाउन होता आ जाता है। और जब वो प्रॉफिट की तरफ जाता है तो उसका रिस्क सिक्योर हो जाता है।
इन रैशनल वर्ल्ड द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी ऑफर्ड विद मोर रिस्क इन्वॉल्व। एक फाइनेंस में टर्म बड़ी यूज़ होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अमूमन अगर आप जाएँ ना इन्वेस्टमेंट फंड्स की तरफ जाएँ, सिक्योरिटी बॉन्ड्स की तरफ जाएँ या मनी मार्केट में जाएँ, मनी मार्केट में 3 किस्म के जो है ना वो मनी मार्केट होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट, एक होती है मीडियम टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो उसमें ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं आपके खास तौर पे, म्यूचुअल फंड में भी ये 3 टाइप्स होती हैं। तो आप अगर आप जाते हैं लॉन्ग टर्म कैटेगरी की तरफ, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, आपकी 75% आपका कैपिटल सिक्योर होता है, 25% आपका मनी मार्केट में लगा होता है लॉन्ग टर्म में। तो वो आपको जो बैंक का नुमाइंदा है या कंपनी का नुमाइंदा है या इदारे का नुमाइंदा, वही कहता है जी आप अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आपका प्रिंसिपल भी सेफ है और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है कि आप 3 से 4% प्रॉफिट कमा लेंगे या आपको लॉस भी हो जाएगा। जिस तरह डे टू डे आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं कि वेरिएशन आ रही थी शेयर्स में ना, तो ये बेसिकली क्या शॉर्ट टर्म है। तो इसमें लोगों की अर्निंग भी बड़ी अच्छी होती है। मैंने मिसाल तो फॉर एग्जाम्पल आपने 50 रुपये का जोड़ खरीद लिया और जो डिसीजन का आधे घंटे बाद पता चला कि गुड न्यूज़ आई और स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई और जनाब 150 का शेयर आपने जो खरीदा वो 52 रुपये का हो गया, तो 2 रुपये पर जोड़ आपको बच गया। अगर आपने 10,000 जोड़ लिया तो आपको 20,000 रुपये एक दिन में बच जाएगा। इस तरीके से मार्केट क्रैश भी कर जाती है, कोई इंटरनेशनल र्यूमर आ सकती है, कोई इंटरनेशनल इशू हो सकता है या नेशनल लेवल पर भी मसला होता है। जैसे पिछले दिनों स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, थोड़ी देर के लिए मार्केट कट डाउन हुई लेकिन दोबारा वो रिकवर कर गई। रिजल्ट सेविंग टेंड टू बी एलोकेटेड द मोर एफिशिएंट यूज। बेसिकली जो सेविंग आप फंड्स कलेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लो होते हैं आपके, उसको अपने प्रॉपर एलोकेट करना है, उसके रिसोर्स का एलोकेशन प्रॉपर करना है। रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोफाइल, ये भी मैं जो बार बार आपको बात कर रहा था कि आपका जो है ना जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिस्क लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है, 100% रिस्क लेवल पे आप होते हैं, यानी कि लॉस का चांस 100% होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके डिसीजंस जो है उसको रिस्क को मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। तो ये ग्राफ है बड़ा खूबसूरत सा, इसको आप देखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर। अच्छा, हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की। जो आप ये देखेंगे उसके OY एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रेट है। इसमें यूएस ट्रेजरी बिल्स हैं, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, टी बिल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ बैंक बाय परचेस करते हैं। कंपनी जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो ट्रेजरी बिल अनाउंस करती है। आपने पीछे तुम देखा होगा, अभी पीटीआई हुकूमत ने भी क्या किया कि वो सकूक इस्लामिक बॉन्ड सकूक इशू किए। बेसिकली क्या करते हैं, आप सकूक जब इशू करते हैं आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उसको फाइनेंस की नीड को मीट करने के लिए फिर आप बॉन्ड्स इशू करते हैं सकूक बॉन्ड्स में। सकूक बॉन्ड बेसिकली इस्लामिक बॉन्ड है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सकूक की डेफिनेशन है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप कि आपका उस जिस चीज़ का आप सकूक ले रहे हैं उस इदारे के उस एसेट पे आपकी ऑनरशिप है। प्राइम ग्रेड कमर्शियल पेपर्स आ गए, उसमें लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए, मीडियम ग्रेड बॉन्ड्स आ गए, प्रेफरेंस स्टॉक आ गया और कंजक्टिव कॉमन स्टॉक्स आ गया और स्पेकुलेटिव कॉमन स्टॉक हो गया। स्पेकुलेटिव कॉमन स्टॉक जो है ये वही जिस तरह हम बात करते हैं मनी मार्केट की, तो ये इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। डिफॉल्ट रिस्क व्हाट इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब सबसे बड़ी बात है डिफॉल्ट इज द फेलियर टू मीट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मार्केटेबिलिटी क्या चीज़ है, मार्केटेबिलिटी इज एबिलिटी टू सेल द सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम इन सेकेंडरी मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस ऑफ कंसेशन। अब मार्केटेबिलिटी क्या है, बेसिकली ये एक आर्ट है कि आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज़ को एक शॉर्ट पीरियड टाइम पे सेल कर सकें एक अच्छी प्राइस पे विदाउट कंसेशन, कि डिस्काउंटिंग किए बगैर और आप उसे अर्न कर लें। मैच्योरिटी व्हाट इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी में रिटर्न में दूसरी बात आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की इज कंसर्न विद द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी। आपकी जो सिक्योरिटी आपने परचेज की है उसकी लाइफ के द अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बिकम ड्यू। तो वो सिक्योरिटी आपकी जैसे हम बात करते 3 मंथ होती है, 6 मंथ होती है, 1 ईयर होती है, जो हमने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की बात की थी। वो एक मैच्योरिटी की वजह से एक कंस्ट्रेंट आ जाता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो प्रॉफिट अर्निंग हो रही होती है। टैक्सेबिलिटी कंसिडर द एक्सपेक्टेड टैक्स कंसिक्वेंस ऑफ द सिक्योरिटीज। एम्बेडेड ऑप्शंस क्या हैं? एम्बेडेड ऑप्शन में प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स टू द सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन बेसिकली क्या चीज़ है? इन्फ्लेशन को ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। फाइनेंशियल मैनेजर को बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अफरात-ए-ज़र। जब मार्केट के अंदर पैसे की वैल्यू कम हो जाए,
और महंगाई बढ़ जाए तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, सादा लफ्ज़ों में। लेकिन इन्फ्लेशन अफरातज़र एक ऐसी चीज़ है कि जब आपके पास वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो जाए। इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को पेरेंट्स नॉर्मल रूटीन में अगर पॉकेट मनी दे रहे हैं 50 रुपीज़ पर डे, तो उस बच्चे के लिए जो स्कूल गोइंग बच्चा है उसके लिए 50 रुपीज़ में उसने मैनेज करना भी, मैंने उसमें जो भी उसकी लंच टाइम में जो उसकी शौक है, उसने चिप्स खानी है या कोई बॉटल पीनी है, जूस पीना है, उसमें मैनेज करता है बच्चा। या आप अपने बचपन में भी देखें तो आप वो बजटिंग करते होंगे अपनी, और यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेसिकली। लेकिन जब ईद के मौके पे ऑन द एव ऑफ ईद बच्चों को ईद ही मिलती है। अब जब ईद ही मिलती है तो उनके पास हैंडसम अमाउंट होती है। जो उनकी पॉकेट मनी नॉर्मल डेज में 50 रुपीज़ थी, अब ईद उसकी 1000, किसी बच्चे की 2000 होती है। अब यहाँ पे जैसे ही पैसे की क्वांटिटी बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा, तो अब वो शाखर्च हो जाते हैं। वो आइसक्रीम भी खाते हैं, वो गोलगप्पे भी खाते हैं, वो जूस भी पी रहे होते हैं। तो दैट मीन्स जब वॉल्यूम ऑफ द मनी बढ़ा तो वैल्यू ऑफ द मनी कम हो गई। इसको हम इंटरनेशनल एग्जांपल के तौर पे ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया, फॉर एग्जांपल अगर आज 10 साल पहले डॉलर की कीमत 50 रुपये थी और आज डॉलर की कीमत 168 रुपये है, तो इससे क्या साबित हुआ? इसका मतलब डॉलर अप्रिशिएट हुआ है और हमारी जो PKR करेंसी है वो डिप्रिशिएट हुई है, तो वैल्यू ऑफ मनी कम हुई, इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी कि आपको बहुत सारा पैसा एक छोट चीज़ के लिए, आप पहले मोबाइल ले रहे थे फॉर एग्जांपल $10 का, अब ये मिल रहा है मिसाल के तौर पर $12 का। अब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, या इसको हम PKR की बात करें कि पहले मुझे 30,000 रुपये मोबाइल मिल रहा था, अब मुझे 35,000 रुपये का मिल रहा है। चीज़ वही है, मॉडल वही सेम भी है। क्यों? कि डॉलर की फ्लक्चुएशन होगी, डॉलर की फ्लक्चुएशन इसका रेट बढ़ गया। तो इसका मतलब है इफ़रात-ए-ज़ार है मार्केट में। इन्फ्लेशन इज द राइज ऑफ द एवरेज लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेसिकली क्या होता है, जैसे पेट्रोल की कीमत 25 रुपये बढ़ी, 75 से 100 रुपये हो गई, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गया। यही बात हम यहाँ कर रहे हैं। इन्फ्लेशन इज अ राइज इन एवरेज लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द ग्रेटर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन देन ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो वही बात आपके रिटर्न भी बढ़ जाते हैं। खासतौर पर जो पेट्रोलिंग कंपनी से रिलेटेड लोग हैं, अब देखें जिनके पास स्टॉक पड़ा था 75 रुपये पे अगर वो बेच रहे थे, पहले स्टॉक पड़ा था, कीमत 26 जून को 100 रुपये हो गई और उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, तो उनको पर लीटर 25 रुपये उनको बचना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ गया। तो थैंक यू। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर था। तो आई होप कि आपको तमाम चीज़ें आसानी से समझ आ गई होंगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।